Hello, welcome back guys. So in this video we are going to start atomic and molecular physics tutorial sheet 0. So it's a revision kind of tutorial. We are going to revise a lot of things what we know about atomic and molecular physics till now. So the first question is, what is line spectra? What is Lyman and Balmer series of atomic hydrogen? So the first word is line spectra. So basically what is a line spectra? It is a set of unique lines produced by excited atoms, और इट इज एक्टिंग एज अ केमिकल फिंगरप्रिंट टू आइडेंटिफाई एलिमेंट. सो एक वर्ड में आप यहां पर लिख सकते हो इसको, इट इज अ केमिकल फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट. केमिकल फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट. अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि व्हेन दीज लाइंस आर प्रोड्यूस्ड. सो आंसर है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है बिटवीन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स विद इन एन एटम. हमारे एटम के अंदर बहुत सारे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं. जब इलेक्ट्रॉन उन लेवल्स के बीच में जंप करता है, देन दीज लाइंस आर प्रोड्यूस. फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर आपके पास स्पेक्ट्रम दे रखा है हाइड्रोजन का, n इक्वल्स टू 1 2 3 4. सो जो भी लाइन, जो भी ट्रांजिशन होगा किसी भी लेवल से टू n इक्वल्स टू 1, देन दीज लाइंस विल कोरस्पॉन्ड टू लाइमन सीरीज. ठीक. सिमिलरली किसी भी लेवल से n इक्वल्स टू 2 पर ट्रांजिशन होगा तो इनको बोलेंगे हम बाल्मर सीरीज, सेम पार्शियन सीरीज, ब्रैकेट पी फंड. ओके. नाउ अब स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम, यहाँ पर दो वर्ड हैं, इनमें कंफ्यूज मत होना. इट इज बेसिकली, अब जैसे आपके पास सिंगुलर प्लूरल होता है, अगर मैं इन जनरल बात करूंगा तो मैं बोलूंगा स्पेक्ट्रा. जब मैं किसी एलिमेंट स्पेसिफिक बात करूंगा जैसे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा, तो मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वर्ड यूज करूंगा. ठीक है, इतना क्लियर है. नाउ अब मैंने बोला कि ईच एलिमेंट, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, सोडियम, XYZ, all these element has a unique set of spectral lines. Okay, now I said unique. Now what is the uniqueness in these lines? From where does this uniqueness come? Uniqueness, this uniqueness come from the atomic number Z. Each element has its own unique Z number. Z नंबर जितने भी हमारी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, फ्रॉम Z इक्वल्स टू 1 हाइड्रोजन टू Z इक्वल्स टू 118. ओके, सभी एलिमेंट्स का हमारे पास यूनिक Z होता है, एंड ईच Z कोरस्पॉन्ड्स टू यूनिक स्पेक्ट्रा और यूनिक ट्रांजिशंस. सो बेस्ड ऑन दीज ट्रांजिशंस यू गेट देयर स्पेक्ट्रा. ठीक है. सो अभी हमने बात करी स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम डिस्कस किया, क्या होता है, कब लाइंस आती है हमारे पास, एंड इसकी यूनिकनेस क्या है. ठीक है. नाउ अब हमारे पास कितने टाइप्स के स्पेक्ट्रम होते हैं? हमारे पास दो टाइप्स के स्पेक्ट्रम होते हैं. सो हमारे पास टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, और यू कैन से तीन टाइप्स के आपके पास होते हैं. फर्स्ट आप कह सकते हो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम. कॉन्टिन्यूअस, जैसे कि यहां पर देखो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपने रेनबो देखा होगा, तो रेनबो के अंदर क्या होता है, आपके पास कंटिन्यूअस रेंज ऑफ कलर्स होता है फ्रॉम वायलेट टू रेड. ठीक है. सो रेनबो इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. सेकंड आपके पास आता है एमिशन स्पेक्ट्रम. एमिशन, अभी हम इसको आगे देखेंगे, व्हाट इज एमिशन स्पेक्ट्रम. एंड थर्ड यू कैन से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. ठीक है. सो मेनली आपके पास ये तीन तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं. आगे हम इनको डिस्कस करेंगे कि किस टाइम पे कौन सा स्पेक्ट्रम आता है एंड बेसिक डिफरेंस क्या है इनके बीच में. नाउ पहले हम बात करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम के बीच, एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में. सो व्हेन एन एक्साइटेड एटम लूजेस इट्स एनर्जी, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एटम है एंड इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि अपनी एक्साइटेड एनर्जी पे है. ठीक है, उसके पास एक्सेस ऑफ एनर्जी है. सो जब भी ये इलेक्ट्रॉन उस एक्सेस एनर्जी को लूज करके एक लोअर ऑर्बिट में आएगा, देन क्या होगा, आपके पास
आफ्टर सम टाइम दिस इलेक्ट्रॉन फॉल बैक टू द लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। So when this electron falls down, this de-excitation happen and a photon of energy equal to these two orbit is released, ठीक है। सो आपके पास एक फोटोन रिलीज होता है जिसकी एनर्जी हमारे पास कितनी होती है, E is equals to h न्यू, ठीक है। इन दोनों ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसके कोरस्पॉन्डिंग एक हमारे पास फोटोन रिलीज होता है, ठीक है, फोटोन, ओके। सो दिस इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। अब एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, व्हेन एन एटम इज गिवन एनर्जी, हमने उसको एनर्जी बाहर से दी है ऐसे, ठीक है, हमने बाहर से उसको एनर्जी दी है। सो अ फोटोन ऑफ मैचिंग एनर्जी फॉल्स ऑन द एटम, ठीक है। जब एक फोटोन यहाँ पर फॉल करेगा एंड उसके पास इतनी एनर्जी होगी कि ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से बाहर वाले ऑर्बिट में चला जाए, सो द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स द फोटोन and electron will jump to the higher energy level. So and the frequency corresponding to this energy difference, that will be basically a photon is absorbed, so we call such type of spectrum as absorption spectrum, ठीक है। सो आपके पास बेसिकली दो फिनोमिनन है, एक एमिशन एंड एक अब्जॉर्प्शन, ठीक है। सो सर्टेन वेवलेंथ्स आर अब्सॉर्ब, इसमें जैसे आपने एनर्जी दी तो बहुत सारी उसके अंदर फ्रीक्वेंसीज एंड बहुत सारी वेवलेंथ्स होंगी। सो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा जिसका इन दोनों ऑर्बिट के बीच में जितना डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल इन दोनों ऑर्बिट के बीच में लेट्स से दिस इज n इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज n इक्वल्स टू 3, सो एनर्जी डिफरेंस लेट्स से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सो हमारे पास जो बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम होगा एनर्जी का, जो हम इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं, उसके अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। देखो जैसे आपने कंटिन्यूस एनर्जी दी इसको, उसमें से कुछ वेवलेंथ्स जैसे कि यहाँ पर 380 समथिंग 400 जो नैनोमीटर की वेवलेंथ है, इट विल कोरस्पॉन्ड टू सम एनर्जी विच विल बी E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, ठीक है। सो इस एनर्जी की हमारे पास जो वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब हो गई, सिमिलरली बाकी वेवलेंथ्स, सो यू विल गेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर आपके पास कुछ डार्क लाइंस आती हैं, ब्लू बट ब्लैक लाइंस, दिस ब्लैक लाइन डिनोट्स कि इस वेवलेंथ की हमारे पास जो लाइन थी वो एब्जॉर्ब हो चुकी है, ठीक है। एमिशन के अंदर क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, एक फोटोन रिलीज होता है। सो इस फोटोन की कुछ एनर्जी होगी एंड इट विल हैव सम वेवलेंथ, सो वही वेवलेंथ यहाँ पे शो कर रही है कि जो फोटोन आ रहा है उसकी वेवलेंथ कितनी है, ठीक है। समझ आया एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम के बीच में डिफरेंस, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। सो एप्लीकेशन क्या है हमारे पास इस स्पेक्ट्रम की, बेसिकली जो हमें स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम है, इसकी हमारे पास एप्लीकेशन क्या है, कहां पर काम आता है ये। सो यू कैन से यस, एप्लीकेशन। सो आपके पास फर्स्ट आता है टू आइडेंटिफाई एलिमेंट्स, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैं आपको सिर्फ समझा देता हूं कि आइडेंटिफिकेशन, स्पेक्ट्रम देख के आप ये बता सकते हैं कि सैंपल में कौन सा एलिमेंट है। अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि हर एलिमेंट का एक यूनिक स्पेक्ट्रम होता है। सो फॉर एग्जांपल आपने एनर्जी दी एंड उस एनर्जी के अंदर बहुत सारी वेवलेंथ थी, कंटिन्यूस एनर्जी दी, यानी बहुत सारी वेवलेंथ एंड बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज थी उसके अंदर, कुछ वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब हो गई, तो उन वेवलेंथ्स के कोरस्पॉन्डिंग वो किसी एलिमेंट की वेवलेंथ एब्जॉर्ब होंगी, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि उसमें जो स्पेक्ट्रम देख के बता सकते हैं हम कि सैंपल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ सेकंड कैन बी फ्रॉम द वेवलेंथ यू कैन कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ये आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेवलेंथ और टेम्परेचर कैसे रिलेटेड होता है, वेवलेंथ विद इज रिलेटेड टू टेम्परेचर
इनवर्सली, ठीक है। दिस इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। सो किसी भी लाइट की आप वेवलेंथ देखकर बता सकते हैं कि वो जहां से वो लाइट आ रही है उस बॉडी का टेम्परेचर कितना है। इट मीन्स जैसे कि स्टार्स लाइट एमिट करते हैं, ठीक है। सो उनकी वेवलेंथ से आप स्टार का टेम्परेचर बता सकते हैं। फर्दर इसको आप ले सकते हैं, डॉपलर शिफ्ट कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ठीक है। यू कैन कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द स्टार्स एंड फर्दर अगर आप इसको और एक्सटेंड करेंगे तो देन यू कैन यूजिंग डॉपलर शिफ्ट you can tell whether a star is moving away or coming towards us, ठीक है। डॉपलर शिफ्ट में बेसिकली हम क्या करते हैं, चेंज इन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड विद वेवलेंथ। सो यू कैन टेल कि स्टार हमसे दूर जा रहे हैं या पास आ रहे हैं बेसिकली। और इसी को हम बोलते हैं रेड एंड ब्लू शिफ्ट, रेड एंड ब्लू शिफ्ट, ओके। थर्ड एप्लीकेशन इज, अब जो फूड्स में अडल्ट्रेशन होती है, फूड अडल्ट्रेशन, आप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी स्पेक्ट्रम्स का यूज कर सकते हैं। अडल्ट्रेशन, सॉरी, फूड अडल्ट्रेशन, ठीक है। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने लाइमन बार्मस। आपको समझ आ गया, मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, लाइमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट पी फंड, ठीक है। नाउ रिमेंबर कि हमारे पास दो तरह के स्पेक्ट्रम हो सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग टू एन एटम और मॉलिक्यूल। जैसे कि आपके पास सिंगल हाइड्रोजन एटम है, उसका आपके पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम आ सकता है, ठीक है। आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल, उसका भी आपके पास स्पेक्ट्रम आ सकता है। सो वन इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा, सेकंड इज मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। So what is atomic spectra? It occurs from the interaction of atoms and electromagnetic radiation. Okay. Sorry. Second is molecular spectra. It occurs from the interaction of molecules and electromagnetic radiation. So इससे पहले हम एक बार देख लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। So what is spectroscopy? Spectroscopy is the basically study of interaction of electromagnetic radiation with matter. बेसिकली इंटरेक्शन ऑफ लाइट कैसे इंटरेक्ट कर रही है मैटर के साथ, उसकी स्टडी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, एमिशन, दे ऑल फॉल अंडर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। जब लाइट इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ एंड मैटर अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एंड जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो उसको बोलते हैं हम, एक फोटोन एमिट होता है तो उसको बोलते हैं हम एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। Got it? So interaction of electromagnetic radiation with molecule is known as molecular spectra, and interaction of electromagnetic radiation with atoms is known as atomic spectra. तो यहाँ से आपको लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है। सो इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन एन एलिमेंट। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक ही तरह के ट्रांजिशन पॉसिबल हैं, विच आर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। लेकिन फर्दर जब हम यूनिट 2 एंड यूनिट 3 में डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, तो आप देखेंगे कि वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ट्रांजिशन के कारण भी हमारे पास क्या होते हैं, स्पेक्ट्रा होते हैं। सो इनको हम नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे, वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। बेसिकली इसके अंदर तीनों तरह के ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के अंदर, ठीक है। तो हमने डिस्कस इनके बीच में डिफरेंस डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नाउ यू कैन आस्क कि हाइड्रोजन ये है H2 गैस का मॉलिक्यूल। सो इसी को जब आप हीट करोगे हाई टेम्परेचर पे, सो जो हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल है ये डिसोसिएट हो जाता है एंड हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम देता है। इसको जब आप स्टडी करोगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा मिलेगा
एंड इसको जब आप हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो आपके पास दो हाइड्रोजन एटम मिलेंगे जिसका आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट इज बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो हमने बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, बैक फ्रॉम क्लास 10th, ठीक है, 11th 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। सो बेसिकली इसको हमें क्वालिटेटिवली डिस्कस करेंगे इसको कि बोहर एटम की क्या अजम्पशंस थी, क्या रिजल्ट थे उसके, एंड उसकी लिमिटेशन क्या थी, ठीक है। सो अजम्पशन देखते हैं सबसे पहले, अजम्पशंस क्या थी, ठीक है। सो द फर्स्ट अजम्पशन वाज कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स, गॉट इट। सेकंड assumption was कि these orbits are stationary, so electron revolves around the nucleus only in those orbits which are stationary, allowed stationary orbits। एंड हमारे पास और क्या assumption थी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच आर एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। सो इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं कि mvr is nh upon 2 pi, where your n can take value from 0, 1, 2 and so on, ठीक है। Sorry, n cannot take 0 value, n will start its value from 1, ठीक है, ये गलत लिखा है। So 1, 2, 3 and so on, and the difference in energy between these levels are quantized, so electron energy levels are quantized। so इसको आप मैथमेटिकली कैसे लिखोगे कि h nu is the difference between two levels, E2 and E1। now let's discuss about the result. What were the results of Bohr model of hydrogen atom? Now we were able to give the radius of Bohr orbit. Radius of nth orbit is given as Rn, which is a0 n square, where a0 is the Bohr radius। हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बता सकते हैं nth ऑर्बिट में, मैथमेटिकली उसको लिखें तो En is -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय n स्क्वायर। व्हाट इज 13.6? 13.6 होती है इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। एंड वी वर एबल टू एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइंस, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइंस, that is Lyman, Balmer, Paschen, Beckett and Pfund, so on, okay। Bohr model of hydrogen atom was also able to explain why atom is stable, so stability was also explained using this model। इनिशियली हमको बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेलरेटिंग, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है एंड इट इज एक्सेलरेटिंग। सो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल emits electromagnetic radiation, so it should fall down to the nucleus। so the मतलब एटम हमारे पास स्टेबल नहीं होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बट बोहर मॉडल्स गिव्स द एक्सप्लेनेशन टू दिस पॉइंट कि yes the atom is stable, ठीक है। now let's discuss what were the limitations को भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। लिमिटेशन,
So what was the first limitation? That Bohr model of hydrogen atom failed to explain multi-electron atoms. Fail to explain multi-electron atoms. Failed to explain multi-electron एटम. फॉर एग्जाम्पल जहां पर हमारे पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिट में. फॉर एग्जाम्पल हीलियम, बेरिलियम, lithium, and so on. The next limitation of Bohr model was that we failed to explain the splitting of lines when we consider, you can write again, fail to explain splitting due to fine structure of atom. And same, it was not able to explain why the splitting of lines occurs in Zeeman and, basically हमारे पास दो इफेक्ट होते हैं ना, Zeeman and Stark effect. Zeeman means splitting of lines in magnetic field lines, and Stark effect is splitting of lines in electric field, in presence of electric field. So Bohr model was not able to explain, and it also do not consider the wave nature of electron. Do not consider wave nature of electron. So these were the following limitations. Now let's move on to next question. Quantum mechanical treatment of one electron atom. So we are going to give a recap to this. ठीक है, हमने बहुत डिटेल में किया है क्वांटम मैकेनिक्स 1 एंड क्वांटम मैकेनिक्स 2 के अंदर. So first is Schrodinger equation. So we only write time independent Schrodinger equation first of all, which is minus h cut square upon 2 mu del square phi plus Vr psi equals E psi. This is time independent Schrodinger equation for hydrogen atom. So here we consider mu, where mu is reduced mass. Reduced mass. And why we take this reduced mass? Because it makes our life easier. Basically, to convert our problem to one body from two body. We are considering कि electron and nucleus. So this system of two body, इसको हम resolve कर लेते हैं one body system में. Why? Because क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो heavier होता है as compared to electron. So it is basically एक ही particle हमारे पास revolve कर रहा है. ठीक है, जहां पर VR क्या होता है? VR is your attractive potential, where VR is effective potential, which is given as minus E square upon 4 pi epsilon R. And this minus sign denotes that it is attractive in nature. Okay. So potential depends only on R. So we can solve our Schrodinger equation in spherical polar coordinates. Okay. Now the next part is effective potential. So this V effective, you can write V effective as a function of R. This we get when we solve this Schrodinger equation using spherical polar coordinates. So V effective R will come out to be minus E square upon 4 pi epsilon R plus, there is one extra term, L into L plus 1 divided by 2 mu R square H cut square. ठीक है, जहां पर हमारे पास जो ये दो टर्म्स हैं, ये क्या क्या डिनोट करती हैं? फर्स्ट टर्म इज बेसिकली योर attractive, your Coulombic term, and your second term is the centrifugal barrier. So this is centrifugal barrier.
potential term, centrifugal barrier potential term. Okay, now let's move on to next part, solution of radial equation and energy levels. So जब हम अपने वेव फंक्शन को, अब हमारा जो वेव फंक्शन होता है, we can separate our wave function in two parts. One is radial part and the other one is theta phi. So our radial equation solution and energy levels. So your wave function phi, r psi, r theta and phi can be separated in two parts, as a function of r and y as a function of theta and phi. So when we solve this Schrodinger equation, we get energy solution as En as minus 13.6 divided by n square, same as we get in Bohr model of hydrogen atom, where n is 1, 2, 3 and so on. ठीक है, so ये हमारे पास एनर्जी सॉल्यूशन मिलता है. Fourth is degeneracy. Now if I ask you what is degeneracy, so degeneracy you can simply say multiple states having same energy level. So if I write what is degeneracy, you can say multiple states having same energy. Now if you see, हमारे पास जो एनर्जी सॉल्यूशन आया है, एनर्जी इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन n. n इज द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर योर n, ठीक है. एंड यू ऑल्सो नो कि हमारे पास जो भी स्टेट होती है, वी कैन रिप्रेजेंट आवर स्टेट यूजिंग 4 क्वांटम नंबर्स n, l, m, s. Orbital quantum number, magnetic quantum number, spin quantum number. So a state is represented by 4 quantum numbers, and the value of these 4 quantum number is different for each state, for each electron or each level, ठीक है. But for example, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ. For n is equals to 2, हमारे पास l की दो वैल्यूज होती हैं, 0, 1. Similarly आपके पास m की वैल्यूज आ जाएंगी for 0 and 1. Similarly you can calculate s. So these quantum numbers are different, but for these states the value of n is the value of n is 2, and energy is dependent upon n, only dependent upon n. So इन सारी states के लिए जितनी भी आप states लिखोगे, सबके लिए एनर्जी सेम आएगी. So this is known as degeneracy, कि आपके पास states different है लेकिन उनकी एनर्जी सेम है. Okay, now let's move to next part. So the next part is wave function of hydrogen atom. Again, your wave function is represented by NLM r theta phi. This can also be separated in two parts, RNL as a function of r and YLM as a function of theta and phi. This first part, RNL, is known as radial part, and second part is known as spherical harmonics. Spherical harmonics, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास आता है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. ये सभी चीजें आपने पढ़ चुके हो आप पहले.
So what is radial distribution function? So it is a function which represents the distance at which probability of finding the electron is maximum. ठीक है, आप probability as a function of distance प्लॉट करते हो. सो किस डिस्टेंस पे हमारे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, दैट इज गिवन बाय रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. ठीक, एंड इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय पी आर डी आर इज 4 पाई आर स्क्वायर आर एन एल आर डी आर. ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. ओके, नो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यही सब चीजें हमें डिस्कस करनी थी हाइड्रोजन एटम के अंदर. So next question is, what are the expectations values of R, K, N, L, M with K 1, 2, -1, -2, -3. So पहले हम in general लिखेंगे R, K की expectation value एंड फिर हम हाइड्रोजन एटम के लिए लिखेंगे. हाइड्रोजन एटम के लिए सिंपल है, आपको Z, आपको क्या करना है, सिंपली फॉर हाइड्रोजन एटम Z इज टू 1 पुट कर देना फॉर्मूले में. तो मैं पहले आपके पास सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ. ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए? देखो, जनरल फॉर्मूला basically expectation value of RK NLM is equals to integration psi NLM RK psi NLM एंड आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम एलिमेंट आता है डी टाउ. ठीक है, सो दिस इज योर जनरल फॉर्मूला. तो अभी हम फटाफट से मैं आपको पूरा एक्सप्रेशन दे देता हूँ. फॉर k इज टू 1, k इज टू 2 के लिए, एंड फॉर k इज टू -1. इसमें कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, हम डायरेक्टली डेरिवेशंस में यूज करते हैं इनका. सो R NL is equals to A0 is your Bohr radius, divide by 2Z and 3n square minus L into L plus 1. This is the value of, यहाँ पे 1 है. ठीक है, एंड R स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? दिस R it only depends upon N and L. It does not depend upon M. ठीक है, but we are writing just for the sake of completeness. ठीक है, R स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? A0 स्क्वायर N स्क्वायर अपॉन 2Z स्क्वायर 5n स्क्वायर प्लस 1 -3L इंटू L प्लस 1. अगर आप -1 की बात करेंगे, -1 मीन्स 1/R और ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन n. इट इज सिंपली Z अपॉन A0 n स्क्वायर. ठीक है, ये आपके पास बेसिकली फॉर्मूले है. ठीक है, अब हम दो वैल्यूज के लिए और लिखना है. फॉर k is equals to -2 and k is equals to -3.
-2 means 1/r², or basically r minus 2. So this is equals to z² upon a0 square n cube l plus 1/2. ठीक है, r minus 3 इसकी वैल्यू कितनी होती है, z³ अपॉन a0 क्यूब n क्यूब l प्लस हाफ l प्लस 1। देखो अब मैं बताता हूँ, ये सारी याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें से जो मैक्सिमम यूज होते हैं हमारे पास, हमारे पास जो मैक्सिमम यूज होते हैं हमारे पास, एक तो हमारे पास यूज होता है r² और एक 1/r²। तो इन दोनों की वैल्यू आप याद रख सकते हो। एक तो 1/r² की, इट मीन्स ये वाला एक्सप्रेशन, एंड एक हमने जो पीछे यूज किया है 1/r की वैल्यू मीन्स इसकी। ठीक है, इसकी भी याद रख सकते हो। ये 3 याद रख सकते हो, बाकी आप इनको लीव भी कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर आपको हाइड्रोजन एटम के लिए यूज करना है तो सिंपली जहां पर भी z है वहां पे z इक्वल्स टू 1 पुट करना है। ठीक है, z इक्वल्स टू 1। ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ठीक है, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परटर्बेशन थ्योरी बोथ डीजनरेट एंड नॉन डीजनरेट केस। सो बेसिकली इसका ओरिजिन क्या है परटर्बेशन थ्योरी का, वैसे हम इसको पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी जस्ट रिवीजन कर रहे हैं, हम रिकैप कर रहे हैं। सो क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास कुछ सिस्टम्स होते हैं जो कि सोल्वेबल होते हैं, जिनको हम ऑलरेडी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लाइक पार्टिकल इन अ बॉक्स, पार्टिकल इन अ 3 डायमेंशनल बॉक्स, इन अ पोटेंशियल वेल, उन सब के ऑलरेडी हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। लेकिन बट देयर आर सिस्टम्स दैट आर नॉट सॉल्वेबल, सो वी यूज अप्रोक्सीमेट मेथड। उनको हम अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करते हैं, एंड वन ऑफ द टेक्निक इज परटर्बेशन थ्योरी। सो वी अज्यूम कि हमारा जो न्यू सिस्टम है और जो एक परटर्बेशन वाला सिस्टम है उसमें थोड़ा सा चेंज आया है। ठीक है, सो हम कंसिडर करते हैं कि हमारी एनर्जी एंड वेव फंक्शन में भी स्मॉल करेक्शन आया होगा। सो उस करेक्शन को हम निकालते हैं। ठीक है, सो बेसिक आइडिया हमारे पास यही होता है कि हमारा जो हैमिल्टोनियन होता है, बेसिकली एनर्जी, व्हेन आई से एनर्जी एंड वेव फंक्शन करेक्शन, कुछ लिख देता हूं मैं यहाँ पर, एनर्जी एंड वेव फंक्शन करेक्शन, दिस इज द बेसिक आइडिया जो हम यूज करते हैं परटर्बेशन थ्योरी के अंदर। ठीक है, वी से कि हमारा जो हैमिल्टोनियन है, न्यू हैमिल्टोनियन, वो ओल्ड हैमिल्टोनियन H0 प्लस जो परटर्बेशन टर्म ऐड हुई है H प्राइम, जो दिस इज आवर न्यू हैमिल्टोनियन। ठीक है, सो इस हैमिल्टोनियन को हम सॉल्व करते हैं एंड वी फाइंड अगेन एनर्जी एंड वेव फंक्शन। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक आइडिया। मैंने थोड़ा आपको बताया कि क्या होता है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है कि हमारे जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो या तो शिफ्ट हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, सो based on this we can have two types of perturbation theory, one is degenerate and second is non degenerate. ठीक है, so now let's move to next, variational method. So it is a type of approximation method. So let me write, so it is type of approximation method, one of the type approximation method in which we assume a trial wave function. So we assume a trial wave function and using this trial wave function we calculate the energy and wave function correction. ठीक है, now the next is addition of angular momentum. इसको हम डिटेल में जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल शीट्स हैं हमें उनमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है,
सो अपकमिंग ट्यूटोरियल्स, ठीक है, इसको हम सभी में यूज करेंगे, तो वहीं पे इसको डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट इज कम्यूटेशन रिलेशंस। तो हम कुछ कम्यूटेशन रिलेशंस होते हैं हमारे पास, उनको फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट आपके पास होता है पोजीशन एंड मोमेंटम से रिलेटेड जितने भी हमारे पास कम्यूटेशन रिलेशन होता है, पोजीशन एंड मोमेंटम कौन कौन से होते हैं हमारे पास। फर्स्ट आता है हमारे पास एक्स पी एक्स, मैं फटाफट से लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। एक्स पी एक्स किसके इक्वल होता है, आयोटा एच क्रॉस के इक्वल होता है। अगर आप एक्स पी वाई कैलकुलेट करोगे सो इट विल कम आउट टू बी 0। आप सिमिलरली एक्स पी जेड कैलकुलेट करोगे सो इट विल ऑल्सो बी 0। सो कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ एक्स वाई, वाई जेड and zx, all three are also 0. px py py pz, similarly px py py pz and pz px, इनका भी कॉम्पिटिशन कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट यू कैन हैव, और कौन से होते हैं हमारे पास, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड होते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये यूज होंगे आगे, तो अच्छा है इनको यहीं पर रिवाइज कर ले। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके पास क्या होता है, एल एक्स एल वाई कितना होता है हमारे पास, आयोटा एच क्रॉस एल जेड, ठीक है। एल वाई एल जेड कितना होता है, आयोटा एच क्रॉस एल एक्स, ठीक है। साइक्लिक होता है, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई का है तो जेड आएगा, वाई जेड है तो एल एक्स आएगा, ठीक है। एंड अगर आपके पास जेड एंड एक्स है, एल जेड एल एक्स, आई होप कि आपको साइक्लिक का मतलब पता है, तो आपके पास क्या आएगा, वाई आएगा, आयोटा एच क्रॉस एल वाई, ठीक है। सिमिलरली अगर आप एल स्क्वायर का कैलकुलेट करोगे, एल स्क्वायर एल एक्स एल वाई एल जेड के साथ, तो वो भी 0 आता है, ठीक है। अगर आप एल एक्स का एक्स के साथ कैलकुलेट करोगे तो वो भी 0 आता है, ठीक है। लेकिन एल एक्स का वाई के साथ कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आएगा आपके पास, आयोटा एच क्रॉस जेड, एंड एल एक्स जेड के साथ आप कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आएगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस वाई, ठीक है। और देखते हैं कौन से कम्यूटेशन रिलेशंस होते हैं हमारे पास। देन उसके पास आते हैं हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम के, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। एंड लास्ट में हम देख लेते हैं, सो स्पिन में हम क्या लिखेंगे, कौन कौन से हमारे पास रिलेशंस होते हैं, एस एक्स और एस वाई का जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आयोटा एच क्रॉस एस जेड। सिमिलरली आप साइक्लिकली वाई जेड एंड जेड एक्स का लिख लोगे, ठीक है। आई होप एस स्क्वायर का जब आप कैलकुलेट करोगे एस एक्स के साथ, या फिर आप एस स्क्वायर का एस वाई के साथ कैलकुलेट करोगे, एस स्क्वायर एस जेड कैलकुलेट करोगे, सो दे विल कम आउट टू बी 0, तीनों 0 आएंगे, ठीक है। फोर्थ आप देख सकते हैं एल का, योर एल आई, बेसिकली एल आई एस जे, so it will come out to be 0. So you can say your L and S commute with each other.
commute with each other। एंड लास्ट में हम देख लेते हैं एक बार टोटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम में आप लिख सकते हो jx का jy के साथ। टोटल एंगुलर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय j, सो इट इज iota h क्रॉस jz। और बाकी दो भी मैं लिख देता हूँ एक बार, jy jz। इसका लिखोगे तो आपके पास आएगा iota h क्रॉस jx एंड आप jz एंड jx का कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा iota h क्रॉस jy। ठीक है, एंड जे स्क्वायर का जब आप कैलकुलेट करोगे jx के साथ, जे स्क्वायर का jy के साथ एंड जे स्क्वायर का jz के साथ, सो दे विल कम आउट टू बी 0। ठीक है, ओके, सो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, सो आई होप गाइज कि आपको ये सारी चीज़ें जितना भी मैंने रिकैप करने की कोशिश की आपको कुछ समझ आया होगा। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, इसकी जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, लिंक में, सो आप वहाँ से रेफर भी कर सकते हो इसको। ठीक है, बाद में जब आप रिवाइज करोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।